गुड मॉर्निंग। आप ऑनलाइन किसी भी टाइम देखें, लेकिन मैं जिस टाइम में हूँ गुड मॉर्निंग है। मैं लगभग आपका 40-45 मिनट लूँगा, या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा निकल जाए। मैं कलाम अकेडमी ने जो एक अभिनव पहल शुरू की है CUT-PG को लेके, उसका जो माइनर टेस्ट 03 है, मैं उसका आज सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। ये पहल क्या है CUT-PG पॉलिटिकल साइंस को लेके कलाम अकेडमी की, पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। CUT-PG पॉलिटिकल साइंस 2025 जो मार्च में हो रहा है, आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कलाम अकेडमी ने एक पहल की है। वो है ऑनलाइन टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज। टोटल 18 टेस्ट हैं, माइनर टेस्ट 9 हैं, मेजर टेस्ट 4 हैं, हाफ टेस्ट 12 हैं और फुल टेस्ट 3 हैं। ये टेस्ट सीरीज हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको टेस्ट देने से पहले लगभग 1 हफ्ते पहले आपको एक बुकलेट मिलेगी, यानी आपको नोट्स मिलेंगे जो डाउनलोड मोड में होंगे, यानी PDF मिलेगी हिंदी में और इंग्लिश बाइलैंग्वेज। ये डिटेल टाइप नोट्स हैं ग्राफिकल डिजाइन्स के साथ, ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपके। वीडियो सॉल्यूशन है हर एक पेपर के बाद, ये अब ये करेंगे हम। MCQs है ईच टॉपिक इन टेस्ट बुकलेट, और PYQs भी है। हर एक बुकलेट के टॉपिक वाइज MCQs और PYQs भी है, और ऐसी 9 बुकलेट्स है। उनके अंत में चर्चा करेंगे वो कौन सी बुकलेट्स है, आप उनका यूज कैसे कर सकते हैं, आप अपने सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। अच्छी तैयारी तो करनी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो आपको जामिया मिलिया हो, DU हो, JNU हो, BHU हो, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, या फिर TISS के सेंटर्स हो, इन सब की चर्चा करेंगे अपन। और बिल्कुल नॉमिनल से रेट के ऊपर है, आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये शुरू हो गई थी 20/12/2024 को, और 15/3 तक चलेगी, यानी आपका जब टेस्ट होगा तब तक कंप्लीट हो जाएगी। आपका NT जब CUT-PG पॉलिटिकल साइंस लेगा उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं जो मिनिमल से रेट के ऊपर है, मिनिमम रेट के ऊपर, मैंने कहा आप पूरे कोर्स को 3 बार कर लेंगे। पहले जो पूरे सिलेबस को 9 माइनर टेस्ट में बांटा गया, पूरे सिलेबस के 9 टुकड़े कर लिए, उनकी बुकलेट्स बना दी। हर एक बुकलेट आपको 7 दिन पहले कर दी, वो छोटी सी बुकलेट पढ़नी है आपको उन 7 दिन में। फिर 2 माइनर होते एक मेजर हो जाएगा, यानी पीछे का रिवाइज हो गया। फिर 4 माइनर होते फिर एक हाफ होगा, फिर रिवाइज हो गया, और अंत में फुल टेस्ट होंगे। तो ऐसा करके आप 4 बार रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस का, और 4 बार करते ही आपकी हर चीज लगभग तैयार हो जाती है। और जो बुकलेट्स हैं, क्वेश्चन की नेचर्स हैं, उसी अकॉर्डिंग तैयार की गई है, जिस पैटर्न का NT आपसे एग्जाम लेता है। तो खैर दोस्तों, ये तो आपकी इच्छा है, आप या आपको ये लगे कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आप कलाम अकेडमी ऐप के ऊपर जाएं, वहां टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में जाके और CUT-PG पॉलिटिकल साइंस है उसको आप परचेज कर लें। हम चर्चा करते हैं इस सॉल्यूशन के ऊपर। ये जो सॉल्यूशन है वो माइनर टेस्ट 03 का है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैकियावेली से संबंधित कथनों पर विचार करें। उसने धर्म व राजनीति का पृथक्करण किया, राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्वरूप दिया। सैद्धांतिक रूप से वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अच्छा मानता था, जो व्यवहारिक रूप से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। देखिए, ये सही है कि मैकियावेली ने धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया, सेपरेटेड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सही है। गेव साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, ये भी उसने किया, वो रियलिस्टिक और एक साइंटिफिक सा उसको अप्रोच दी उसको। ये दोनों तो कथन है सही, लेकिन ये सही नहीं है। वो सैद्धांतिक रूप से तो गणतंत्र को अच्छा मानता है, लेकिन इटली के लोग अच्छे नहीं हैं, वो है व्यवहार भी प्रैक्टिकली, तो उनके लिए निरंकुश राजतंत्र ज्यादा अच्छे हैं। तो ये बिल्कुल एक उल्टा कथन है।
सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र अच्छा है और व्यवहारिक रूप से राजतंत्र अच्छा है। तो इसका उत्तर है वो सी है 1 और 2। इसका तात्पर्य है ये तीसरा है, ये गलत है। जो तीसरा स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, कि थ्योरेटिकली ही वाज ए सपोर्टर ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, व्हाइल इन प्रैक्टिस ही वाज ए सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। नहीं, वो थ्योरेटिकली तो सपोर्टर है, वो रिपब्लिकन सिस्टम का है, और प्रैक्टिकली अगर वो है तो वो सपोर्टर है, वो मोनार्कियल का है प्रैक्टिकली। तो ये उल्टा हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो 1 और 2 है। संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में है, कथन किसका है? द एंटायर रेनेसा लाइज इन मैकियावेलीज, द स्टेटमेंट इज, और ये जो स्टेटमेंट है ये लोस्की का है। लोस्की बहुत बड़े ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक स्ट्रीम चलती है फेबियनवाद, उसके भी समर्थक रहे हैं। फेबियनवाद एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की एक धारा है, एक वेव है। और लोस्की प्रोफेसर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और सबसे बड़ी बात कि लोस्की ब्रिटेन की लेबर पार्टी के हेड रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, यानी सिद्धांत के साथ साथ बड़े व्यवहारिक विचारक भी थे लोस्की। तो ये कथन लोस्की का है कि ये रेनेसा है, जिस टाइम रेनेसा हो रहा था तो उस रेनेसा का प्रभाव, उस पुनर्जागरण का प्रभाव वो मैकियावेली के ऊपर भी आया है। तो जो आधुनिकीकरण हो रहा था उसकी शुरुआत है वो मैकियावेली कर देता है, इसीलिए इसको हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक बोलते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, मैकियावेली। मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली किसने कहा है? एक इटालियन थिंकर है क्रोचे, इन्होंने कार्ल मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली कहा है। मैकियावेली ने जिस हिसाब से मानव स्वभाव का विश्लेषण किया, राज्य की चर्चा की, धर्म की चर्चा की, धर्म के पृथक्करण की चर्चा की, धर्म की आलोचना की, उसी हिसाब से मार्क्स ने भी वही काम सर्वहारा के लिए किया। तो इसीलिए क्रोचे ने मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली कहा है। Who called Marx the Machiavellian of the proletariat, मजदूरों का मैकियावेली, वो है क्रोचे। मैकियावेली के अनुसार सरकार का अशुद्ध रूप कौन सा है? राजतंत्र मोनार्की शुद्ध रूप है, टायरेनी अशुद्ध रूप है। भीड़तंत्र ये अशुद्ध रूप है। कुलीन तंत्र शुद्ध है, ओलिगार्की शुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है। गणतंत्र सही है, तो गणतंत्र का उल्टा भीड़तंत्र होता है। तो राजतंत्र सही रूप है, कुलीन तंत्र है ये भी शुद्ध रूप है, गणतंत्र भी शुद्ध रूप है। तो अशुद्ध रूप है वो है भीड़तंत्र। और ये सारा जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है ये अरस्तु से रिलेटेड है, अरस्तु से ही प्रेरित हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैकियावेली। तो भीड़तंत्र है ये विशुद्ध मतलब अशुद्ध रूप है। व्हाट इज नॉट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गुड फॉर्म नहीं है जो डेमोक्रेसी है। आज तो हम गुड मानते हैं लेकिन वो गुड नहीं मानते थे। नर्म राज्य, द सॉफ्ट स्टेट, ये जो अवधारणा है ये गुरनार मिर्डल की है। इन्होंने इंडोनेशिया, भारत, इन देशों को सॉफ्ट स्टेट कहा है। ये पहले मैं बता दूं सॉफ्ट स्टेट है क्या। इसका तात्पर्य है भ्रष्टाचार से, जहां नियम तो बन जाते हैं बहुत अच्छे लेकिन नियमों का क्रियान्वयन सही नहीं होता। इन क्रियान्वयन के पीछे है क्या? जनता की सोच है, भ्रष्टाचार है, हमारे देश की पॉलिटिकल कल्चर है, गांधीयन कल्चर है। इसकी वजह से भारत को एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है। यहाँ सॉफ्ट स्टेट का तात्पर्य है कि नियम, कायदे, कानून बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेशन, उनका जो व्यवहार में क्रियान्वयन है वो सही नहीं है। गुरनार मिर्डल उदाहरण देते हैं कि नेहरू जैसा जो क्रिस्मेटिक लीडर था, करिश्माई नेतृत्व था, वो भी भूमि सुधार कानूनों को सही रूप में लागू नहीं करवा पाया, वहां भी भ्रष्टाचार हो गया।
शिलिंग एक्ट आया या जमीनों का अधिग्रहण किया गया तो सामंतों ने या जो बड़े जमींदार थे उन्होंने वो जमीन छोड़ दी जो फर्टाइल नहीं थी, घटिया जमीन, और फर्टाइल जमीन अपने पास रख ली। तो इसका मतलब सही नहीं हुआ इंप्लीमेशन। या फिर क्या किया उन्होंने, वो जमीन किसी और के नाम कर दी। तो यहां भ्रष्टाचार का प्रतीक है जो सॉफ्ट स्टेट है, वो इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है, गुरनार मिडर ने कहा है। मैकियावेली के अनुसार मानव जुनून के अनुसार कार्य करता है। और कौन से जुनून है कि व्यक्ति है वो अकॉर्डिंग टू पैशन है, ह्यूम्स एक्ट अकॉर्डिंग टू पैशन, विच पैशन डिड नॉट मैकियावेली नोट मेंशन। मैकियावेली का एक पैशन होता है प्रेम, एक होती है घृणा और एक होता है फियर, लेकिन लालची कोई पैशन नहीं होता। लालची वो कहता है कि घृणा की बजाय भय ज्यादा अच्छा होता है। और इन तीनों में अगर तुलना करें प्रेम, घृणा और भय में, कौन तो भय को अच्छा मानता है। तो लालची है ये कोई पैशन नहीं है मानव को प्रेरित करने का। मैकियावेली चर्च व धर्म का विरोधी है, नहीं, वो देखिए चर्च का जरूर विरोधी है लेकिन वो धर्म का विरोधी नहीं है। वो कहता है धर्म जरूरी है, धर्म साधन है राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का, पॉलिटिकल ऑर्डर बनाए रखने का या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का। वो कहता है कि जिस देश में भगवान नहीं होता वहां विद्रोह बहुत करते हैं लोग, क्योंकि लोग देवी देवताओं से, धर्म से डरते बहुत हैं, इसलिए वो विद्रोही नहीं होते। तो किसी भी देश में अगर शांति बनाए रखनी है तो सेनाओं की बजाय धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वहां, क्योंकि धर्म लोगों को पाप का भय दिखा के, नरक का भय दिखा के और क्राइम करने से रोकता है। तो वो धर्म का विरोधी नहीं है। वो कहता है जो धर्म है वो राज्य का शांति का साधन है, राज सत्ता साध्य है तो धर्म उसका पूर्ति का साधन है। स्टेटमेंट 1, मैकियावेली इज एंटी चर्च एंड एंटी रिलीजन। नहीं, एंटी चर्च है, एंटी रिलीजन वो नहीं है। अभी हमने चर्चा की क्यों नहीं है। वह धर्म को राज सत्ता के सफल संचालन के लिए आवश्यक साधन मानता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट है आधा सही आधा गलत है, ये गलत हो गया कथन 1। तो फिर कौन सा कथन सही हुआ? कथन 2 सही हुआ केवल। He considered religion is an essential means for a successful functioning of state power। बिल्कुल, अगर स्टेट पावर को सही फंक्शनिंग करती है तो धर्म उसके लिए एक मीन्स है। पॉलिटिक्स एंड है तो रिलीजन उसका मीन्स है। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? इन विच ऑफ हिज बुक्स डज मैकियावेली सपोर्ट एब्सोल्यूट मोनार्की? और ये जो तो प्रिंस है उसमें करता है। लेकिन जो डिस्कोर्स ऑन लीवी है, लीवी एक हिस्टोरियन था जिसके ऊपर इसने पुस्तक लिखी है। ये लगभग ईसा के पहले का एक हिस्टोरियन है जिसने ईसा के आसपास का रोम का इतिहास लिखा है। तो डिस्कोर्स ऑन लीवी, लीवी की वार्ता है, इसमें वो रिपब्लिकन सिस्टम का समर्थन करता है। लेकिन जब वो प्रिंस लिखता है तब वो एब्सोल्यूट मोनार्की या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी है? द प्रिंस और द मॉडर्न प्रिंस, ये 2 पुस्तकें हैं, दोनों इटालियन थिंकर है, मैं भी बताता हूं। फॉलोइंग द प्रिंस हु रोट ए बुक इन द 20th century with the title The Modern Prince। मॉडर्न प्रिंस से पुस्तक है एंटोनियो ग्राम्शी की। आप एंटोनियो ग्राम्शी को न्यू मार्क्सिस्ट या मार्क्सिस्ट थिंकर के रूप में पढ़ते हैं। इटालियन थिंकर था बहुत बड़ा ग्राम्शी, और इसको हम सुपर स्ट्रक्चर का थिंकर बोलते हैं। जहां मार्क्स बेस को महत्वपूर्ण मानता है वहीं ग्राम्शी सुपर स्ट्रक्चर्स को महत्व मानता है, अधिसंरचनाओं को। यानी समाज में 2 चीजें होती है, एक आधार होता है, एक अधिसंरचनाएं होती है। आधार में होती है पैसा और अधिसंरचनाएं बाकी चीजें, चाहे वो राजनीति हो, परिवार हो, धर्म हो, साहित्य हो, कला हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, आइडियोलॉजी हो, सब कुछ से उस पैसे के ऊपर निर्भर करती है। तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन ग्राम्शी ये नहीं कहता, ग्राम्शी कहता नहीं नहीं, सुपर स्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण होती है, और विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है वो होती है आइडियोलॉजी, आइडियाज जो मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करते हैं, लोगों को नियंत्रित करते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्शी ने द मॉडर्न प्रिंस लिखी। दोनों इटालियन है, मैकियावेली भी, लेकिन दोनों में 500 साल का अंतर है, 450 साल का। अब द मॉडर्न प्रिंस कौन है?
जब जो प्रिंस वो है जो इटली का सुधार करेगा, जो मैकियावेली का, और मॉडर्न प्रिंस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, साम्यवादी जो दल है उसको मॉडर्न प्रिंस बोलता है एंटोनियो ग्राम्सी, साम्यवादी दल को, जो किसी भी देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करेगा, साम्यवादी दल जो आइडियोलॉजी तैयार करेगा, लोगों को क्रांति के लिए तैयार करेगा मेंटली रूप से, और जो कल्चरल हेजेमनी है, सांस्कृतिक वर्चस्व है जो पूंजीपतियों का मजदूरों के ऊपर, उसको समाप्त कर देगा, जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी उसको समाप्त कर देगा, और ये काम साम्यवादी दल करेगा। तो प्रिंस से 1500 के आसपास सुधार करता है, और ये 2000 में जो सुधार करेगा वो राजा नहीं करेंगे बल्कि मॉडर्न प्रिंस यानी साम्यवादी दल करेगा, और ये एंटोनियो ग्राम्सी का है। कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई? प्रिंस है, डिस्कोर्सेज है, आर्ट ऑफ वार है, डिस्कोर्स ऑन लिवी, लेवियाथन हॉब्स की है, ये मैकियावेली की पुस्तक नहीं है। तो आप हर एक राइटर की 2-2, 3-3, 4-4 बुक्स हैं वो याद कर ले, सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जरूर आती है। लियो स्ट्रॉस ने आधुनिकता की 3 लहरें बताई है, और उनमें मैकियावेली का संबंध किससे है? मैकियावेली का संबंध उदारवाद से है। 3 लहरें आई, पहली लहर थी उदारवादी लहर है, दूसरी जो लहर है वो समाजवादी लहर है, और तीसरी लहर वो फांसीवादी लहर है। पहली लहर का प्रवर्तक मैकियावेली है, दूसरी का रूसो है, और तीसरी फांसीवाद का प्रवर्तक है वो नीत्शे है। तो ये 3 लहरें हैं, उनमें आधुनिकता की जो पहली लहर है, जो उदारवादी लहर है, उसका प्रवर्तक मैकियावेली को माना गया है। मैकियावेली के दर्शन में कॉन्डेटरी व्यवस्था क्या है? What is there a कॉन्डेटरी सिस्टम इन मैकियावेली फिलोसॉफी? कॉन्डेटरी बोलते हैं किराए की सेना को, मर्सेनरी आर्मी, किराए की सेना, और इसका घोर विरोधी है मैकियावेली। मैकियावेली कहता है सेना स्थायी होनी चाहिए, किराए की सेना है वो कभी भी मनोयोग पूर्वक नहीं लड़ती, वो राजा के लिए जान नहीं देती बल्कि खुद का फायदा ज्यादा देखता है कि जो किराए की सेना होती है वो। इसलिए एक राष्ट्र के पास स्थायी सेना होनी चाहिए बल्कि किराए की सेना की बजाय। तो किराए की सेना का मैकियावेली, जिसको कॉन्डेटरी बोलते हैं, उसका विरोधी है। राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है, और ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है गार्नर का। हालांकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे डाले गए ताकि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लौटे, क्योंकि बार टफ क्वेश्चन लगातार आते हैं तो आप हारने लगते हैं। तो पेपर को बैलेंस किया गया है, ऐसे बैलेंस्ड पेपर आपका एनटीए बनाता है। ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड विद स्टेट, बिगिन एंड एंड विद स्टेट, एंड्स विद स्टेट, कि ये स्टेटमेंट है किसका? कि राजनीति का आरंभ भी राज्य से होता है, अंत भी राज्य से होता है, और ये गार्नर का बड़ा प्रसिद्ध कथन है। उन्नीस 1933 के मोंटेवीडियो सम्मेलन हुआ था 1933 में, विश्व के विभिन्न देशों का। उसमें राज्य की 4 विशेषताएं थी। हम पढ़ते हैं कि राज्य 4 तत्वों से, 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट में। एक होती है भूभाग, परिभाषित भूक्षेत्र यानी भूभाग होता है। दूसरे एक और तत्व होता है जनसंख्या, वो जनसंख्या है ही प्रभावी जनसंख्या। तीसरा है एक इफेक्टिव गवर्नमेंट, एक सरकार भी होती है, बिल्कुल सही है। एक विधि सम्मतता नहीं होती, लेजिटिमेसी नहीं होती, कि एक स्टेट के अंदर जो मोंटेवीडियो जो कॉन्फ्रेंस थी 1933 की, उसमें डिफाइंड लैंड एरिया, इफेक्टिव गवर्नमेंट, परमानेंट पॉपुलेशन, लेकिन लीगलिटी नहीं होती, सॉवरेनिटी भी नहीं माना गया इसमें माना गया आप दूसरे देशों से संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसको माना हुआ है। यानी अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। यानी संप्रभुता से रिलेटेड है
कि अन्य राज्यों से आप गुलाम तो नहीं है, कहीं अन्य राज्यों से स्वतंत्र पूर्वक संबंध तो स्थापित कर सकते हैं, यानी आपकी विदेश नीति स्वतंत्र तो है। तो ये है, तो ये विधि सम्मतता नहीं है, इसकी बजाय ये था अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। राज्य का जो ऑर्गेनिक थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी का तात्पर्य राज्य एक ऑर्गन की तरह होता है, राज्य नेचुरल होता है, राज्य जैसे शरीर पैदा होता है स्वतः पैदा होता है, और राज्य महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर होता है, उसका अंग होता है। तो ये तो प्लेटो का है। होब्स, लॉक और रूसो तीनों ये कहते हैं राज्य कृत्रिम है, वो ऑर्गेनिक और स्वाभाविक और नेचुरल नहीं है, बल्कि तो मशीन की तरह आर्टिफिशियल है। वो अपने स्वतः नहीं बनता, मानव का स्वभाव नहीं है, बल्कि उसको बनाया जाता है। मानव अपने फायदे के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सामाजिक अनुबंध करता है, सामाजिक समझौता करता है, कई बार कह देते हैं, उसी से ये बनता है। तो ये तीनों तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले हैं, तो इसमें प्लेटो आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप सैंपल तर्क से भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके। हु इज द एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट? प्लेटो। राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। और ये जो स्टेटमेंट है ये प्लेटो का है। प्लेटो कहता है पहले एक इंडिविजुअल होता है, उस इंडिविजुअल के अलग अलग गुण होते हैं या धर्म होते हैं। किसी व्यक्ति में विवेक यानी बुद्धि ज्यादा होती है, किसी में साहस यानी करेज ज्यादा होता है, किसी में क्षुधा भूख ज्यादा होती है। तो हर एक व्यक्ति के 3 गुण होते हैं आत्मा में। ये 3 प्रकार के जो गुण आत्मा से होते हैं, वैसे आदमी भी हैं, उसी अकॉर्डिंग बंट जाते हैं 3 सेगमेंट में या 3 वर्गों में, 3 क्लासेस। जिन लोगों में बुद्धि ज्यादा होती है वो शासक वर्ग बन जाता है, जिनमें साहस होता है वो सेना के लोग बन जाते हैं, और जिनमें बुभुक्षा होती है, भूख होती है, क्षुधा होती है, अनलिमिटेड चाहत होती है किसी भी चीज के प्रति, जमीन, धन, व्यापार, इनका जो भूखे लोग होते हैं वो उत्पादक बन जाते हैं, यानी और उन तीनों से फिर स्टेट बन जाता है। तो व्यक्ति के आत्मा के 3 गुण, उन 3 गुणों से 3 वर्ग, और उन वर्गों से राज्य। तो ये प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है। अरस्तु के अकॉर्डिंग स्टेट कैसे बनता है? अरस्तु का जो स्टेट है वो पहले गांव आता है, पहले परिवार आता है, फैमिली है, फैमिली से फिर आपका विलेज है, और विलेज के बाद स्टेट आता है। तो परिवार, गांव और राज्य है। जबकि प्लेटो है वो अरस्तु की बजाय पहले व्यक्ति और व्यक्ति से राज्य का निर्माण करता है। प्लेटो का एक बड़ा प्रसिद्ध और कथन है कि जो किसी भी राज्य का जो निर्माण होता है वो ओक सहतूत के वृक्षों से नहीं होता, बल्कि उस स्टेट के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यानी किसी भी राज्य कोई अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, ये सब कुछ वहां के लोगों के चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। कोई नदियों से, पहाड़ों से देश नहीं बनते। राज्य को आइडियोलॉजिकल हेजेमनी, विचारधारात्मक हेजेमनी किसने कहा है? यानी राज्य है वो अपने जो गरीब लोग होते हैं या जो सर्वहारा होता है, प्रोलेटरिएट होता है, उनके ऊपर आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है। वो राज्य को अपने लिए अच्छा मानता है, क्योंकि पूंजीपतियों ने उनसे कहा है कि उदारवादी राज्य, लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट है, ये अच्छा है। तो राज्य एक विचारधारात्मक हेजेमनी है, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है, और ये कहना है ग्रामशी का। एंटोनियो ग्रामशी जो इटली का बहुत बड़ा विचारक था। राज्य की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है कि राज्य की पहले मां से उत्पत्ति हुई या पिता से हुई या सामाजिक समझौते से हुई या नेचुरल हुई, इन सबको लेके एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी है। यानी एक पुरुष था और उसी के फिर कुनबे आगे फैलते गए और ऐसे एक राज्य का निर्माण हुआ। यानी एक राज्य में पुरुष महत्वपूर्ण होते हैं, वही राज्य का निर्माण करते हैं। और ये जो कहना है ये हेनरी मैन का कहना है। राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति का सही चरण क्या है? ये सबसे पहले क्या आता है? द करेक्ट स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द स्टेट। सबसे पहले किनशिप आती है। किनशिप का तात्पर्य पहले कबीले बनते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं, फिर उनके एक निश्चित रीति रिवाज बनता है, फिर उनके पास पावर आती है, फिर उसमें नागरिकता आती है। तो ये है सही। सबसे पहले किनशिप आता है, फिर प्रॉपर्टी आती है,
फिर कस्टम संस्कृति का निर्माण होता है, और फिर पावर आती है, और फिर सिटीजनशिप आती है। तो इस प्रकार ऐसे चलती है। जो राज्य का निर्माण है वो डेवलपमेंटल एक प्रोसेस होता है, कोई एक आधार नहीं होता, पिता माता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल और प्लूरलिस्ट थ्योरी है, इसकी डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं हम इसको। राज्य की उद्भव का IEMP मॉडल किसका है? पहले तो मैं ये बता दूं IEMP क्या है। आई है आइडियोलॉजी, यानी एक राज्य के निर्माण में आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण होती है। ई है इकोनॉमी, यानी पैसा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जरूरी होती है। M है मिलिट्री, सेना जरूरी होती है। और P है पॉलिटिक्स, यानी सरकार जरूरी होती है। तो आइडियोलॉजी, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स, ये है IEMP मॉडल। ये चार चीजें उत्पत्ति करती है राज्य की, और ये मानना है माइकल मान का कि IEMP मॉडल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट वाज गिवन, कि स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है। वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जो अपने लोगों की रक्षा तो करता ही करता है, सिक्योरिटी तो, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करता ही करता है, इसके साथ साथ वो एक काम और करता है कि वो लोगों का वेलफेयर करता है, उनको शिक्षित करता है, उनकी जो बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करता है, उनको स्वास्थ्य देता है, घर देता है, सस्ता भोजन देता है। इसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्कबिशप टेम्पल ने किया था। और पहला देश जो वेलफेयर स्टेट बनता है वो ब्रिटेन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब क्लीमेट एटली की सरकार आई 1945 के बाद, और उसने जब आने के बाद सोशल वेलफेयर का जब काम शुरू किया, तो हम ये कहते हैं कि वो फिर यूके सबसे पहले एक वेलफेयर स्टेट बना। और एक ब्रेविज रिपोर्ट थी जो 1942 में आई थी, उस ब्रेविज रिपोर्ट को लागू किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, अभाव है, इनको राज्य ही दूर करेगा। ये राज्य के काम है, राज्य की रक्षा के लिए नहीं बनाए, बल्कि लोगों की सहायता और कल्याण के लिए भी बनाए। तो ब्रेविज रिपोर्ट याद रखें, यूके को याद रखें, आर्कबिशप टेम्पल को याद रखें। इनका संबंध सोशल वेलफेयर स्टेट से है, कल्याणकारी राज्य से है। समतावाद इगलिटेरियनिज्म से संबंधित विचार नहीं है। समतावाद, स्वेच्छातंत्रवाद, ये दो एक दूसरे की विरोधी दो अप्रोचेज है। अप्रोचेज क्या? लिबरलिज्म के दो पार्ट हो गए। एक समतावाद, समतावाद एक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है जो लिबर्टी में और इक्वलिटी में रिलेशन बना के रखता है और सोशल वेलफेयर स्टेट का समर्थन करता है। The thinker related to egalitarianism is not। तो रॉबर्ट नोजिक है, ये इगलिटेरियनिज्म नहीं है बल्कि ये लिबर्टेरियनिस्ट है। रॉबर्ट नोजिक, अमर्त्य सेन, रोनाल्ड डोरकिन, जॉन रोल्स, ये सब उदार समतावादी समतावादी है। इनको अपना लिबरल इगलिटेरियनिज्म या इगलिटेरियनिस्ट बोलते हैं। नोजिक है, हेक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, मूरे रॉथबार्ड है, ये सब अपने नोट्स में ये सारे के सारे इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद से या लिबर्टेरियनिज्म से रिलेटेड है। ब्रिटिश समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म? और ये रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन में ब्रिटेन में एक प्रयास किया था, कुछ ऐसी सामाजिक बस्तियां जहां सभी लोग बराबर रहते हों, खाते हों, पीते हों, ऐसा एक निर्माण किया था। तो रॉबर्ट ओवन है वो। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट है, ये भी रॉबर्ट ओवन का दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये लेनिन की है। ये स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन ने, जिसने 1917 में रूस के अंदर क्रांति करवाई थी, बोल्शेविक क्रांति, यानी साम्यवादी क्रांति, यानी मार्क्सवादी क्रांति। उस लेनिन की पुस्तक है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। और लेनिन कहता भी है आज शाम तक क्रांति हो जानी चाहिए। ये क्रांति होती नहीं है, क्रांति की जाती है। पुस्तक है या कुछ शब्दावलियां हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य है कैलिपोलिस, अरस्तु का आदर्श राज्य है काइनोनिया, मैकियावेली का है स्टेटो और हेगल का है नेशन स्टेट। अब इनका मिलान हो जाएगा। प्लेटो का कैलिपोलिस 2 और अरस्तु का काइनोनिया 4, तो बी का 4, 2, 4, 1, 3,
ये बैठेगा। दुष्ट राज्य शब्द, दुष्ट राज्य, एविल स्टेट, इसका प्रयोग नोम चोम्स्की ने किया था। ये चोम्स्की है। ये नोम चोम्स्की ने इसका प्रयोग किया क्यों? सॉरी, एविल स्टेट है, फेल्ड स्टेट, मैं माफी चाहूंगा। दुष्ट राज्य जो शब्दावली है, इसका प्रयोग अपनी विदेश नीति के संदर्भ में यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने किया था। इन्होंने ईरान को, इराक को व उत्तरी कोरिया को दुष्ट राज्य कहा था। फिर मैं माफी चाहूंगा, मैं फिर गलत हूं। इस शब्दावली का पहला प्रयोग रोनाल्ड रीगन ने किया था यूएसएसआर के लिए, और अभी जो देश लिखे इनका प्रयोग जॉर्ज बुश सीनियर ने किया था। जॉर्ज वाकर बुश सर, जॉर्ज बुश जूनियर ने उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक के लिए। तो ये इस शब्दावली का पहला प्रयोग रोनाल्ड रीगन ने किया था यूएसएसआर के लिए। किसने गुटनिरपेक्षता की नीति को अनैतिक नीति कहा है? ये गुटनिरपेक्षता की नीति अनैतिक नीति है, ये जॉन फोस्टर डलेस ने कहा है, जो आइजनहोवर जब राष्ट्रपति थे, उनके स्टेट सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये कहा है। हु टर्म द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एज इमोरल पॉलिसी, और ये कहना है वो है जॉन फोस्टर डलेस का। पिवोट एशिया पॉलिसी, यानी एशिया कि धुरी वाली जो रणनीतिकार थे, हु वाज द स्ट्रेटेजिक ऑफ पिवोट एशिया पॉलिसी, कि एशिया को धुरी बना के और रणनीति तैयार की जाए। और ये इसके रणनीतिकार कौन है? एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा, ये उनकी पॉलिसी थी। ओबामा की पॉलिसी है ये, बराक ओबामा की। भारत, इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत एवं अमेरिका के मध्य 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग का तात्पर्य होता है दो मंत्री मिलते हैं आपस में, एक विदेश मंत्री। अब तक जो सीधी वार्ताएं होती है विदेश मंत्रियों के मध्य होती है, लेकिन इसमें एक और मंत्री होते हैं, वो होते हैं रक्षा मंत्री। तो जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मिलते हैं तो उसको 2+2 की वार्ता बोलते हैं। और ये भारत और इसके मध्य जो शुरू हुई थी यूएस के मध्य, ये 2018 में हुई थी। भारत की जापान के साथ भी 2+2 वार्ताएं होती है, बहुत कम देशों के साथ ऐसी वार्ताएं होती है भारत की। निम्नलिखित समझौतों का सही कालक्रम है लिमोआ, बेका, ईयूएमए व कोमेकासा। देखिए, सबसे पहले ईयूएमए हुआ था, एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट, यानी हम जो आपको परमाणु सामग्री देंगे उसका हम अंत तक क्या करेंगे, उसका हम ध्यान रखेंगे, एंड यूज मॉनिटर करेंगे उसको। और इसका जो पहला ये है, फिर लिमोआ हुआ, फिर बेका हुआ, और अंत में कोमेकासा वाला हुआ। तो इसका उत्तर है वो सी है। ये जो ईयूएमए यानी ये हुआ है 2009 में, ये हुआ है 2016 में, और जो बेका हुआ है 2018 की अगस्त में हुआ है, और ये सितंबर 18 में हुआ है। तो इस प्रकार ये है। निम्नलिखित समूह में भारत किसका सदस्य नहीं है? इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इंडिया इस वेस्टर्न ग्रुप का है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित है, एमटीसीआर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम्स है, वेस्टर्न है ये तोप उन जो परंपरागत हथियार है उनके ऊपर नियंत्रण के लिए है। तो भारत एमटीसीआर का, वासेनार ग्रुप का और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर तो है, लेकिन वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना जब भी भारत कोशिश करता है चाइना वीटो कर देता है, इसलिए बन नहीं पा रहा है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर भारत इसका मेंबर बन जाता है तो भारत को जो न्यूक्लियर प्लांट्स है एनर्जी के लिए, वो उनकी मटेरियल
उनकी टेक्नोलॉजी सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। तो चाइना की टांग अड़ाने की वजह से भारत एनएसजी ग्रुप का सदस्य नहीं बन पा रहा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। इस वजह से भारत और चीन के संबंध भी खराब होते हैं। क्वाड जो है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, पहले क्वाड के 4 देश याद रखें। क्वाड ये कुल मिला के अघोषित रूप में ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना हुआ एक संगठन है। चाइना जिस हिसाब से साउथ चाइना सी में और देश विभिन्न हिस्सों में और अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी खिलाफत करने के लिए 4 देश साथ आए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और इसका जो पहला आइडिया दिया था वो शिंजो अबे, एक प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे जापान के, उन्होंने दिया था। और यह आइडिया 2007 में दिया था, लेकिन इसने सही रूप में काम शुरू किया उसके 10 साल बाद 2017 में। तो शिंजो अबे को याद रखें, क्वाड आपको याद है, चीन के को काउंटर करने के लिए है ये जो क्वाड है। ये ग्राम पंचायतों का गठन है, एक तरफ अनुच्छेद आर्टिकल्स है। जो फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत है ये कुल मिला के एक तरफ है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें ग्राम पंचायतों की चर्चा है वो अनुच्छेद 40 में है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की जो भागीदारी है ये अनुच्छेद 43A में, ये बहुत पूछते हैं जो 43A है। नागरिकों के लिए समान आचरण संहिता, ये तो बहुत विवादित रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सभी लोगों के लिए एक ही आचार संहिता, हिंदू मुस्लिम का आदि का भेद नहीं होना चाहिए कानूनों के अंदर। कृषि व पशुपालन को संगठित करना, ये अनुच्छेद 48 में है। तो 2143 बी में है, ये 2 नंबर पे है। तो ये डीपीएसपी है, इनका आपस में आपको क्या करना है, ये मिलान करना है कि पंचायतें आर्टिकल 40 में है, द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री वर्क्स पार्टिसिपेशन है वो आर्टिकल 43A में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी है ये आर्टिकल 44 में। ये बहुत पूछते हैं 44 वाला, क्यों विवादित रहता है ये। एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग एनिमल हस्बेंड्री है ये आर्टिकल 48 में है। निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि ये जो डीपीएसपी है, निदेशक तत्व है, इनका लक्ष्य सामाजिक क्रांति का उद्देश्य प्राप्त करना है, सोशल रिवॉल्यूशन। और ये एक फेमस कोट है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ग्रेनविल ऑस्टिन की एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन फॉर ए नेशन, और उसी में इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, डीपीएसपी यानी नीति तत्वों को और फंडामेंटल राइट्स को सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति के वाहक कहा है दोनों को। अभी हमने एक ही लिखा है यहाँ। तो नीति निर्देश तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है नहीं, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, नहीं एनफोर्स नहीं करवा सकती कोर्ट इनको। नीति निर्देश मूल्यों की प्रकृति नकारात्मक है नहीं, इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। नकारात्मक नेगेटिव नेचर है वो फंडामेंटल राइट्स की है, इनकी नहीं है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। राज्य के नीति तत्वों में गांधीवाद से संबंधित अनुच्छेद है। गांधी से रिलेटेड ग्राम पंचायतें हैं। गांधी जी ग्राम पंचायतों की जिस हिसाब से स्थापना करना चाहते थे, ग्राम स्वराज लाना चाहते थे, वो अनुच्छेद 40 में है। स्वेच्छाचारी शासक को स्थिर डाकू, स्टेबल बॉन्डेट किसने कहा है? जो स्वेच्छाचारी, हु कॉल्ड ए आर्बिट्ररी रूलर ऑफ स्टेबल बैंडिट, स्वेच्छाचारी शासक को स्थिर डाकू, और ये मैनकर ओल्सन ने कहा है। यानी ये तानाशाही शासकों को डाकू बोलते हैं जो फिक्स हो जाते हैं। डाकू कभी कभी लूटते हैं, ये लगातार लूटते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? देखिए विदेशों की विदेश नीति के बारे में भी नीति तत्वों में लिखा हुआ कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी, और ये अनुच्छेद 51 है। 50 में है वो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन है इसके अंदर। निम्नलिखित में कौन संविधान के 97वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देश तत्वों में जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देश तत्वों में जो जोड़ा गया वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन को जोड़ा गया।
कि स्टेट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देगा। 48A में भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति नियत तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? भी ऐसे कितने तत्व हैं, कहां से कहां तक है जहां तक नीति नियत तत्वों का उल्लेख है? सॉरी, मैं पीछे वाला जो क्वेश्चन था उस पर मैं माफी चाहूंगा कि ये जो 97वां संविधान संशोधन था, इसमें जो डीपीएसपी थी, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ी गई, वो 43B के द्वारा जोड़ी गई। मैंने आपको 48A बता दिया था, 43B के द्वारा जोड़ी गई। ये जरूर करें, 43A है, B है, इनको जरूर करके जाएं। कहां से कहां तक है डीपीएसपी? In how many articles of Indian Constitution are the directive principle of state policy mentioned? ये 36 से लेके और 51 तक है। और ये जो पार्ट है, ये 4th पार्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4। डीपीएसपी से संबंधित सही कथन नहीं है, यानी नीति तत्वों से संबंधित सही कथन नहीं है कि ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, न्याय यानी ये इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते कोर्ट में जाके, इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, नहीं, ये पॉजिटिव होता है। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, बिल्कुल रही है। जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। इनमें सामुदायिक हितों पर बल दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल है और ये सामुदायिक हित है। इसके अंदर कम्युनिटी इंटरेस्ट है, इनके अंदर, इसमें समाजवाद है इसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर। तो ये जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। नीति नियत तत्व संविधान की मूल आत्मा है, उक्त कथन किसका है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द बेसिक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहना है ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने ये कहा कि जो नीति तत्व हैं ये संविधान की वास्तविक आत्मा है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, 1976। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 4A, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A, और फिर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। फिर एक संविधान संशोधन और हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर एक नया मूल कर्तव्य और जुड़ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, और टोटल 11 मूल कर्तव्य है हमारे। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहें, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सही है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखें, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्रयत्न करें, ये नहीं है, ये डीपीएसपी में है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राजनीति के परंपरागत उपागम से संबंधित विचारक नहीं है। देखिए, चार्ल्स मेरियम है, ये शिकागो विश्वविद्यालय है, वहां के हैं, और ये व्यवहारवादी विचारक हैं, आधुनिक और मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के नहीं है। कांट, अरस्तू, हेगल है, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच के। तो चार्ल्स मेरियम तो इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुछ बौद्धिक आधारशिलाएं बताई है, उसमें वेरिफिकेशन है, रेगुलरिटीज हैं, टेक्निक्स हैं, प्योर साइंस है, लेकिन वैल्यू नहीं है, वैल्यूज है। वैल्यूज होती है मान्यताएं क्या है। जो बिहेवियरलिज्म है उसकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस बताई है, और 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस हैं, लेकिन उनमें वैल्यू, मूल्य नहीं है। मूल्य के तो विरोधी है, वैल्यूज है। इनकी मान्यताएं क्या है कि हम तटस्थ रहेंगे मूल्यों के प्रति, तो मूल्य निरपेक्ष रहेंगे। तो ये वैल्यूज है, वैल्यू नहीं है। 8 की विशेषताएं याद करके जाएं, जरूर आता है क्वेश्चन कि इसकी
जो 8 बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप ध्यान रखें इसका। क्वांटिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है, रेगुलरिटीज है, टेक्निक्स है, सिस्टमलाइजेशन है, प्योर साइंस है, इंटीग्रेशन है, ये सारी इसकी टेक्निक्स है, 8 टेक्निक्स। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है, इसमें वर्णन की प्रधानता रहती है। नहीं, तुलनात्मक राजनीति में विश्लेषण होता है, वर्णन नहीं होता, विश्लेषण। डिस्क्रिप्शन नहीं, एनालिसिस होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता, ये तो गलती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इस और उसका भी मॉडर्न अप्रोच, इसमें राजनीति के सामाजिक संदर्भ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, ये सोशियोलॉजी से बड़ा प्रभावित है, ये मॉडर्न अप्रोच है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड को प्रमुखता दी गई है। इसमें अंतर विषय उपागम, इंटर डिसिप्लिनरी है, ये भी सही है। तो इसका जो है उत्तर है वो ए है, कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मॉडर्न अप्रोच है उसमें ये नहीं है। बाकी ये स्पेशल अटेंशन ऑन पैड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, साइंटिफिक मेथड है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, लेकिन ये नहीं है, ये एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये बहुत ही बड़ी फेमस बुक है ग्राहम वालास की, जो ब्रिटिश थिंकर थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, इनकी है ये ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और इसी के ये व्यवहारवाद को प्रभावित करती है, और इसका संबंध है मनोविज्ञान प्लस राजनीति विज्ञान से। व्यवहारवाद ने मूल्य तटस्थता को खारिज कर दिया। नहीं, मूल्य तटस्थता को खारिज नहीं किया, बल्कि मूल्य तटस्थता के ऊपर तो जोर दिया इन्होंने। बिहेवियरलिज्म रिजेक्टेड वैल्यू न्यूट्रलिटी, नहीं, वैल्यू न्यूट्रलिटी को ये बनाए रखने हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना है, वैल्यूज न्यूट्रल रहना है वैल्यूज के प्रति, और हमें सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, वैल्यूज के ऊपर नहीं। तो खारिज नहीं किया इसको, तो ये बनाए रखा इन्होंने, पहला गलत है। व्यवहारवाद ने माइक्रो स्टडी पर बल दिया। ये जरूर है कि व्यवहारवादी जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, फैक्चुअल स्टडी करते हैं, उसमें आप माइक्रो लेवल पे ही कर सकते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर साइंटिफिक और फैक्चुअल स्टडीज नहीं होती, क्योंकि इतने फैक्ट्स आप इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए माइक्रो स्टडी होती है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, 2 है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निवेश निर्गत प्रारूप, इनपुट आउटपुट मॉडल डेविड ह्यूस्टन का है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल आमंड कोलमैन का है, आमंड पावेल का भी है। विनिमय सिद्धांत मिचेल्स का है, एक्सचेंज थ्योरी, इसके मतलब सारे सुमेलित है। इनपुट आउटपुट मॉडल डेविड ह्यूस्टन सही है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल कोलमैन का और आमंड का सही है, एक्सचेंज थ्योरी मिचेल की सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे सुमेलित है। ह्यूस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल का केंद्रीय तत्व क्या है? केंद्रीय तत्व है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होता है कि विपरीत परिस्थितियां आएगी, डिमांड्स का लोड आएगा, प्रेशर आएगा, लेकिन वो पॉलिटिकल रेजिम, वो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होता है, वो सरकार अच्छी होती है जो इस प्रेशर को झेल जाए, जनता की मांग को पूरा कर दे, जनता के दबाव को झेल जाए, क्रांतियों को झेल जाए, वो अच्छा होता है। और ये होता है परसिस्टेंस, यानी हर सरकार है वो स्थिरता के ऊपर सबसे ज्यादा बल देती है। तो परसिस्टेंस महत्वपूर्ण तत्व है इसका, सेंट्रल की एलिमेंट है इसका, ह्यूस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल का, यानी सिस्टम थ्योरी का, सिस्टम थ्योरी कह लीजिए इसको। ह्यूस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल में समर्थन का प्रकार नहीं है। तो समर्थन जनता, विच इज द नॉट टाइप ऑफ सपोर्ट इन इनपुट आउटपुट मॉडल, जो इसका इनपुट आउटपुट मॉडल है ह्यूस्टन का, उसमें इनपुट में डिमांड आती है और सपोर्ट आता है, फिर ये प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट निकलता है, आउटपुट में डिसीजंस निकलते हैं, सप्लाई निकलती है, ये एक करके इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये जो सपोर्ट का सिस्टम है, इसमें जनता टैक्स अदा करती है, ये सरकार का समर्थन है। वो सरकारी प्रतीकों के प्रति, त्योहारों के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, नेताओं के प्रति श्रद्धा रखती है, सही है। सरकार कानून बनाती है और
जनता आज्ञाकारी ओबीडियंस होती है, लेकिन वितरणात्मक डिमांड है, सपोर्ट नहीं है। तो आप जब ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल देखेंगे तो आप उसमें 4 प्रकार की डिमांड देख लें और 4 ही प्रकार की सपोर्ट देख लें, और ये आपको नोट्स में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तानाशाही के दार्शनिक पिता किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फिलोसॉफिकल फादर ऑफ डिक्टेटरशिप। और इसके जो दार्शनिक पिता है वो हेगल और रूसो है। हेगल जिस नेशनल स्टेट के ऊपर बल देता है, जिस आइडियल स्टेट के ऊपर बल देता है, और रूसो की जो जनरल विल है, इसमें तानाशाही पनपती है, इसलिए इनको फिलोसॉफिकल फादर ऑफ डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के संबंध में सबसे पुराना दृष्टिकोण कौन सा है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वे सबसे पुराना था फिलोसॉफिकल अप्रोच है। फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये काफी पुरानी है। सबसे पुरानी फिलोसॉफिकल है। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है कि ईस्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पुस्तक भी इसकी बड़ी फेमस पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से, और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी का फादर भी है डेविड ईस्टर्न। न केवल ये व्यवहारवाद का पिता है, बल्कि व्यवस्था सिद्धांत जो राजनीति विज्ञान में चलता है उसका भी पिता है, ये फादर है। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, क्लोज सिस्टम नहीं, सिस्टम क्लोज नहीं होता, बल्कि सिस्टम व्यवस्था खुली होती है, तभी ये चीजों को अडॉप्ट कर लेती है, दूसरों को प्रभावित करती है, प्रभावित तो होती भी है, बंद चीजें प्रभावित नहीं होती। पर्यावरण से विनिमय करती है, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का तात्पर्य सोशल है, इकोनॉमिक है, तो एनवायरमेंट है देश का, उससे एक सरकार प्रभावित होती है। ये अनुकूलनीय होती है, हाँ अडेप्टेबल होती है, हर एक नई चीज के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। ये गत्यात्मक डायनामिक होती है, बिल्कुल सही है। अगर नहीं बदलेगी तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो क्लोज नहीं है बल्कि ओपन है, इंटरेक्शन होता है एनवायरमेंट के साथ, अडेप्टेबल है, डायनामिक है, इसका मतलब ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, यानी लेसन टाइप है, और अर्थशास्त्र को याद रखें 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र राजनीति सिद्धांत पर नहीं बल्कि शासन कला के ऊपर लिखा गया, बिल्कुल सही है, शासन कला के ऊपर लिखा गया, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखा गया है, पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी है एक थियोरेटिकल जो स्टडी है, इसमें तो प्रैक्टिकल स्टडी है कि शासन किया कैसे जाए। कौटिल्य का विभिन्न विषयों पर दिया गया संपूर्ण विवेचन यथार्थवादी, बिल्कुल रियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक नहीं है। कथन दोनों के दोनों सही है। कौटिल्य भारत का मैकियावेली है। कौटिल्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट इज जे.एल. नेहरू, और जे.एल. नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा है। जैसा मैकियावेली था वैसा ही कौटिल्य था। हालांकि विवाद का विषय हम बहस कर सकते हैं कि कौन महान था दोनों में, खैर अपने लिए कौटिल्य महान था। अर्थशास्त्र के कौन से अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का वर्णन है? जो सप्तांग सिद्धांत है, 7 ऑर्गन थ्योरी है जो स्टेट की, ये कहां दी हुई है? और ये जो दी हुई है वो 6ठा अधिकरण है। तो 6 को 7 से मिलान कर लें, 7 ऑर्गन थ्योरी, उसका जो 6ठा अधिकरण है या लेसन है उसमें है। दर्शन व तर्क से संबंधित विषय अर्थशास्त्र की कौन सी विद्या में उल्लेखित है? अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य की बुक है, उसमें 3 प्रकार की विद्याएं हैं। फिलोसफी एंड रीजन आर मेंशन इन विच अधिकरण ऑफ अर्थशास्त्र। जो फिलोसफी और रीजन है वो आन्विक्षिकी के तहत आते हैं। त्रयी में धर्म, अधर्म और वेद आते हैं। दंड नीति में राजनीति आती है, और वार्ता में कृषि और व्यापार आता है। तो आन्विक्षिकी है, इसमें दर्शन और तर्क आता है। कौटिल्य नौकरशाही जो गबन करती है उसके कितने प्रकार बताता है। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड कमिटेड बाय ब्यूरोक्रेसी डज कौटिल्य डिस्क्राइब। और कौटिल्य ने 40 प्रकार के भ्रष्टाचार के तरीके बताए हैं जो एक सरकारी कार्मिक करता है, नौकरशाह करता है। और कौटिल्य ये कहा करता था कि अगर आपकी जीभ पे शहद रखा जाएगा तो आप चाटोगे, तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक है, कुछ लोग करते ही हैं इसको। कौटिल्य के अनुसार एक चक्रवर्ती राजा में 3 गुण होने चाहिए।
अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, चक्रवर्ती किंग शुड हैव 3 क्वालिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज? बुद्धिमता, सैन्य शक्ति, वित्तीय सावधानी और उत्साह। तो कौन सा गुण नहीं है? बुद्धिमता चाहिए, सैन्य शक्ति चाहिए, वित्तीय सावधानी, लेकिन उत्साह नहीं है, उसमें उत्साह वाला नहीं है। इंटेलिजेंस होना चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, फाइनेंशियल सावधानी होनी चाहिए, यानी खजाना भरा हुआ हो, ताकत हो और बुद्धि हो। उत्साह उसके अंदर वर्णित नहीं है। वो चक्रवर्ती राजा में, जो बड़ा राजा होता है, उसमें 3 महत्वपूर्ण क्वालिटीज बताता है। दुर्गों के प्रकार है, ये जो आपके दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, उनके प्रकार है। ओदक दुर्ग, पानी व जो तालाब से घिरा होता है उसको बोलते हैं। पर्वत दुर्ग, जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर हो। दानव दुर्ग, जो रेगिस्तान में हो, मरुस्थल के अंदर, जैसे जैसलमेर का दुर्ग है। और वन दुर्ग होता है जो जंगलों में बना हुआ, बिल्कुल सिंपल सा, आप कोई भी कर सकता है इसको। ओदक दुर्ग ए का 3 है और बी का 1 है, तो इसका उत्तर हो गया 4। ये किलों के प्रकार है, जो फोर्ट्स हैं। कौटिल्य के अनुसार राजदूत का प्रकार नहीं है, निष्ठार्थ राजदूत होता है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, विच इज नॉट टाइप ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर का प्रकार नहीं है। निष्ठार्थ होता है, प्रीमितार्थ होता है, शासनहार होता है, लेकिन वैदेहिक होता है, ये नहीं होता। वैदेहिक तो गुप्तचर होता है। कौटिल्य व मैकियावेली के मध्य किसने समानता स्थापित की है? बोटाजी और हिलेब्रांट है, वो कहते हैं कि ये दोनों में काफी सारी समानताएं हैं। मैक्स वेबर का ये कहना है कि कौटिल्य, ये बहुत फेमस कोट है, कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मैकियावेली के प्रिंस से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कौटिल्य को मैकियावेली से ज्यादा खतरनाक मैक्स वेबर ने बताया है, यानी उनका अर्थशास्त्र कौटिल्य के प्रिंस से ज्यादा खतरनाक है, ये मैक्स वेबर का कहना है। कौटिल्य के कानून के 4 स्तंभों में सही नहीं है। धर्म होना चाहिए, प्रमाण, कानून प्रमाण भी मांगते, तथ्य मांगते हैं, राज्य के आदेश से भी कानून बनते हैं, लेकिन सामाजिक उपदेशों से कोई कानून नहीं बनते। सामाजिक रीति रिवाजों से तो बनते हैं, लेकिन उपदेशों से नहीं बनते, सोशल टीचिंग से नहीं बनते। तो जो 4 पिलर्स है कौटिल्य लॉ के, उसमें रिलीजन प्रीचमेंट सही है, व्यवहार जज सही है, यानी फैक्ट सही है, स्टेट ऑर्डर सही है, लेकिन ये नहीं है। कौटिल्य के अनुसार निष्ठार्थ श्रेणी का जो एम्बेसडर होता है उस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको एक राज्य के राजा की तरफ से उसको पूरे अधिकार होते हैं, उसको बोलते हैं निष्ठार्थ। अभी पीछे 3 किए थे, शासनहार को इनको कम होते हैं, इसको सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं। कौटिल्य समर्थक था, राजतंत्र का था, सीमित राजतंत्र, मंत्रिमंडल व्यवस्था का, वो राजतंत्र का समर्थक था। 69 का है, वो ए है। इसका जो राजा है वो राजतंत्र है, लेकिन है कैसा? वंशानुगत राजतंत्र है वो। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या है? कि जो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, व्हाट इज द बेस्ट स्कोप अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? एबिलिटी, योग्यता, वंशानुगता नहीं है, राजा की अनुकंपा भी नहीं है, बल्कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अब क्वालिटी आप चेक कैसे करेंगे? इसके लिए वो उपदा परीक्षण बोलता है, उपदा एग्जाम बोलता है, कि आप उपदा परीक्षण करो योग्यता का। उपदा मतलब उसमें 4 प्रकार की उसकी परीक्षा लो, धर्म, अर्थ, काम और भय। तो धर्मोपदा, कामोपदा, अर्थोपदा और भयोपदा, चारों पे खरा उतरना चाहिए। भयभीत नहीं होना चाहिए, अर्थ, धर्म, अर्थ और काम के चक्कर में नहीं होना चाहिए। ये सारी उसकी उपदा यानी परीक्षण है, एग्जाम है उसके, उसे योग्यता निर्धारित होगी उसकी। कौटिल्य से संबंधित कथनों में सही नहीं है। दंड में समानता के सिद्धांत का विरोधी, धर्म व राजनीति का पृथक्करण, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक और दंड को साधन नहीं साध्य माना है। देखिए, जो कौटिल्य था वो दंड को साधन मानता है, साध्य नहीं है। दंड, लॉ एंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज एन एंड नॉट ए मीन्स। नहीं, जो दंड है वो मीन्स है, एंड नहीं है। तो ये गलत है, बाकी सही है।
परंपरागत उदारवाद की विशेषता नहीं है, इसमें अनफेटर्ड या एब्सोल्यूट लिबर्टी होती है। आर्थिक क्षेत्र में लेसेस फेयर होता है, एस्केप होता है, एस्केप नहीं होता। यहाँ नाइट वॉचमैन स्टेट होता है और यहाँ एटॉमिक सोसाइटी होती है। तो आर्थिक क्षेत्र में स्टेट एस्केप नहीं करता, आर्थिक क्षेत्र में लोगों को वो खुला छोड़ देता है। तो विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल लिबरलिज्म, अनफेटर्ड फ्रीडम, इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक सेक्टर नहीं है, अनइंटरफेरेंस होता है। नाइट वॉच स्टेट और एटॉमिक सोसाइटी सही है। नाइट वॉच में स्टेट वो होता है जो सिर्फ केवल आपकी सिक्योरिटी करता है और कुछ नहीं करता, वेलफेयर नहीं करता। एटॉमिक सोसाइटी यानी इंडिविजुअलिज्म बड़ा इसमें हावी रहता है। तो ऐसे टुकड़े टुकड़ों में लोग होते हैं जो अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, कर्तव्यों के बारे में नहीं। तो ये लेसेस फेयर है, इसका उल्टा वो होता है इसका। संशोधनवादी विकासवादी समाजवाद का प्रणेता है। हु इज द पायनियर ऑफ रिविजनिस्ट या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म? इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक है, एक जर्मनी का विचार है, बर्नस्टाइन, उसकी पुस्तक है ये। वो कार्ल मार्क्स की जो सोशलिज्म की थ्योरी है उसमें संशोधन करता है, इसलिए उसको संशोधनवादी या विकासवादी समाजवादी कहा जाता है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, बड़ा ही फेमस कथन है, आप खुद देख लेंगे। अधिकांश ने बचपन में, आप तो युवा हैं तो आप पढ़ते ही रहते हैं, बंदूकों की, पिस्टल की चर्चा करते ही रहते हैं। तो पावर कम्स आउट ऑफ बैरल ऑफ ए गन, और ये कहना है माओ का। लेकिन माओ ये भी कहता है कि बंदूक की बजाय बंदूक चलाने वाले हाथ महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, आप बंदूक से दूर रहें। माओ से तुंग, जिसने 1949 में चीन में क्रांति करवाई थी, जिसको हम साम्यवादी, मार्क्सवादी या माओवादी क्रांति कहते हैं, वो है माओ से तुंग। उनका है कथन। राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी का समर्थक कौन है? राल्फ मिलीबैंड। मिलीबैंड कहता है कि राज्य शोषण का उपकरण है। ये ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो प्रोलेटरिएट यानी मजदूरों का शोषण करते हैं। तो ये हमने दोस्तों 75 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये वो टास्क बुकलेट्स हैं, 9 बुकलेट्स, जो आपको अगर आप कलाम एकेडमी ऐप के ऊपर जाके और सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपको पीडीएफ में मिलेगी, ऐसी 9 बुकलेट्स। हर एक हफ्ते में 5 दिन से टेस्ट होगा और 5-7 दिन पहले आपको ये बुकलेट मिलेगी, और तो आप इसकी पूरी तैयारी करके रखें। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस भी है और बहुत अच्छे नोट्स भी इनके अंदर समाहित है। तो आप इनको हम बड़ा करके भी देख सकते हैं इनको। ऐसी ये 9 बुकलेट्स हैं और ये इनके टॉपिक वाइज है। अभी चूंकि ये सही नहीं है क्योंकि फोटो फ्रेम है वो सेट नहीं हुआ, इसमें फोटो ब्लर कर रही है। तो खैर आप काफी टाइम तक जुड़े रहे, घंटे से ऊपर टाइम हो गया है। आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जिन छात्रों ने सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस कलाम एकेडमी का कोर्स ले रखा है उनका भी धन्यवाद, नहीं ले रखा है उनका भी धन्यवाद। लेकिन तैयारी जारी रखें, सपने उनको जिंदा रखें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सारे के सारे सपने जरूर पूरे होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।